Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. Dear future scholars, हम इस लेक्चर सीरीज़ में टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस को एक्सप्लेन करेंगे जो आपको बहुत सारे टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम वर्बल रीजनिंग की बात करने जा रहे हैं। वर्बल रीजनिंग एक अहम पोर्शन है जो आम तौर पर हर तरह के टेस्ट में बहुत ज़्यादा आता है। वर्बल रीजनिंग बेसिकली हमारी जो बेसिक इंग्लिश होती है जिसमें ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन आता है वही होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम इससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते। आइए देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग की कौन कौन से अहम आउटलाइंस हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं और आपने फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह जो है उनको सॉल्व करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। दूसरी एनालॉगीज होती हैं जिसमें एक वर्ड्स का कम्बिनेशन दिया हुआ होता है और आपको उसी तरह सिमिलर कम्बिनेशन कुछ और वर्ड्स के लिए बनाना होता है। तीसरे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स में आपने सिमिलर मीनिंग्स तलाश करके लिखने होते हैं ऑप्शंस में से, और एंटोनिम्स में आपने बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग लिखने होते हैं। चौथा कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है और आपने उस पैराग्राफ से रेलिवेंट जो नीचे क्वेश्चंस गिवन हो उनके आंसर्स उसी पैराग्राफ में से तलाश करके लिखना होता है। और नेक्स्ट ईडियम्स और फ्रेजेस, जो आमतौर पर जिन्हें हम उर्दू में मुहावरात या कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस कहते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कम्बिनेशन होते हैं, उनके बारे में हमने सेंटेंस बनाने होते हैं, ठीक है, या उनके बारे में हमने फाइंड करना होता है कि कौन से परफेक्ट ईडियम्स हैं। और लास्ट में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कॉमन एरर्स वाले होते हैं और हमने बताना होता है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा कॉमन एरर आ रहा है, ठीक है, और उसका परफेक्ट सेंटेंस जो है वो कौन सा होगा। और हम बारी बारी इन्हीं लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज इन दिस वे यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया, ठीक है। ओके, देखते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। इस लेक्चर में, इस पूरे लेक्चर में हम सेंटेंस कंप्लीशन की बात करेंगे और उससे रेलिवेंट जो है जो पास्ट एग्जाम्स की एग्जाम्पल्स होंगी उनको भी आपके सामने डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन आमतौर पे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं और देखें जो फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं वो मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। आपने एनालिसिस ये करना है कि आपने उन ब्लैंक्स को कैसे फिल करना है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी ऑप्शंस में सिमिलर वर्ड्स दिए हुए होते हैं। सिमिलर वर्ड्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक वर्ड है मेक, एक वर्ड है क्रिएट, एक वर्ड है डिजाइन। अब देखने में ये तीनों सिमिलर लग रहे हैं लेकिन ये अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम सिमिलर कहते हैं। मेक का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज को तख्लीक करना, और डिज़ाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का नए सिरे से लाहे अमल जो है वो तैयार करना। और कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, ठीक है। इस तरह के ऑप्शंस भी पेपर में दिए हुए होते हैं। इसकी एग्जांपल है, जैसे मैं आपको लिखूं यहाँ पे कलर, ठीक है, और यहाँ पे मैं आप इधर लिखूं टेक्सचर, फिर मैं लिखूं टेम्परेचर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आपस में मीनिंग्स मिलते जुलते नहीं है, तो इस तरह के ऑप्शंस भी आते हैं जो आपने डिफरेंट मीनिंग्स वाले वर्ड्स जो हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। अच्छा देखें, इनमें दो तरह के सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। सम सेंटेंसेस आर वेरी सिंपल, आप उनको रीड करेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत आसान एमसीक्यू है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मतलब आप उनको रीड करें तो आपको उस सेंटेंस की भी सही तरह से समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनके मीनिंग सिमिलर लग रहे होंगे, कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनके मीनिंग हमें डिफरेंट लग रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा सेकंड टाइप इज डबल ब्लैंक सेंटेंसेस। डबल ब्लैंक ऐसे होते हैं जिनमें दो खाली जगह जो है वो छोड़ी हुई हो, जैसे आमतौर पे एक फिलिंग द ब्लैंक में एक जगह जो है एक वर्ड मिसिंग होता है और हमने चूज करना होता है। लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनमें दो वर्ड्स मिसिंग होंगे और हमने दो वर्ड्स को अलग-अलग जगहों पर बताना होगा कि यहाँ पे कौन से दो सूटेबल वर्ड्स का कम्बिनेशन जो है वो यूज होना है। और तीसरी टाइप वो होती है जिनको हमने रेलिवेंट प्रेपोजिशन से जो है वो फिल करना होता है। यू ऑल आर फेमिलियर विद प्रेपोजिशन। आमतौर पे ऐसे वर्ड्स जैसे फॉर है, ऑन है, एट है, विद है,
इस तरह के ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन हमने इनको सूटेबल प्रेपोजिशन से जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो देखें, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि जो सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से क्वेश्चंस हैं वो कितनी तरह के आ सकते हैं। और देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो है वो सिर्फ वोकेबलरी पर ग्रिप कर ले तो इसका मतलब है उसने इंग्लिश सीख ली है। देयर इज टू मच इन इंग्लिश एक्सेप्ट वोकेबलरी। वोकेबलरी के अलावा आपको सेंटेंस का एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस लेक्चर में, इन लेक्चर सीरीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और अगर आप इनको अच्छी तरह देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी कि आपने टेस्ट को या सेंटेंसेस को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से आपने इनको अटेम्प्ट करना है। ओके जी, बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम सेंटेंस कंप्लीशन को ही इस लेक्चर में देखेंगे, और ये जो डिफरेंट मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं सेंटेंस कंप्लीशन कितनी तरह के आ सकते हैं, उन सब की ही एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दीज एसेज आर इंटेलेक्चुअली डैश एंड रिप्रेजेंट वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू थॉट्स, सोच के लिहाज से, विजन के लिहाज से जो ऐसे होता है उसके बारे में पूछा हुआ है। एंड रिप्रेजेंट वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं पेचीदगी को, डिफिकल्टी भी हम इसके मीनिंग्स में जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड्स के हिसाब से भी काफी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इसमें आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा सूटेबल वर्ड जो है वो यूज हो सकता है। तो रिवीलिंग कहते हैं किसी चीज का जाहिर होना, मॉडर्न कहते हैं जदीद, सुपीरियर कहते हैं बहुत ज्यादा आला होना, बरतर होना। ठीक है, सो दिस ऑप्शन विल बी द आंसर, बिकॉज इस केस में ये बताया हुआ है कि ये जो एसेज हैं जो हमें गिवन है दे आर इंटेलेक्चुअली, यानी सोच के लिहाज से बहुत अच्छे एसेज दिए हुए हैं। रिवीलिंग एक सूटेबल वर्ड नहीं लगता यहाँ पे, जाहिर होने का मतलब यहाँ पे हमें समझ नहीं आती कि हम यहाँ यूज कर सकते हैं। मॉडर्न जदीद का भी हमें नहीं पता। डिमांडिंग कहते हैं जिसकी जो है वो तवज्जो बहुत ज्यादा हो या जो जो डिमांड बहुत ज्यादा हो। परसिस्टेंट कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को। तो सुपीरियर ही यहाँ पर बेहतर होगा कि ये सोच के लिहाज से, फिक्र के लिहाज से बहुत अच्छे एसेज हैं और डिफिकल्टी का भी लेवल जो है इनके अंदर शो हो रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू। सोल्जर्स आमतौर पे कहते हैं सिपाहियों को, और वर इंस्ट्रक्टेड टू, इंस्ट्रक्टेड मीन्स कि उनको हिदायत की गई किस चीज की, टू डैश रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट कहते हैं मुजाहमत करना, अपोज करना, किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। पीसफुली कहते हैं सुकून से, काम अंदाज में, पुरसकून अंदाज में। यानी सोल्जर्स को हिदायत की गई कि वो मुजाहमत करें और सिचुएशन को पीसफुली, यानी हालात को सुकून से जो है उन पर काबू पाएं। तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा? कंट्रोल का तो मतलब वैसे ही काबू पाना होता है, ये नहीं आ सकता। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, ये भी नहीं आ सकता। इनफोर्स का मतलब किसी चीज को दबाना होता है, मजबूर करना होता है, जबरदस्ती करना होता है। रिमेन का मतलब बरकरार रखना होता है। तो एक्सरसाइज होगा इसका मतलब। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि किसी चीज की प्रैक्टिस करना। यानी सोल्जर्स को हिदायत की गई कि वो प्रैक्टिस करें अपोजिशन की, रोकने की, और इस तरह से रोकने की कि वो हालात को सुकून से रोकें, कंट्रोल करें, जबरदस्ती ना करें। ठीक है, तो आपने सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है, और फिर देखना है कि उससे रेलिवेंट सूटेबल वर्ड ऑप्शंस में से कौन सा आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बेगम राना लियाकत अली खान वाज वन ऑफ द चीफ डैश ऑफ द वुमेन्स राइट्स। ठीक है, जो बेगम राना लियाकत अली खान थी वो क्या थी वुमेन्स राइट के हवाले से। ठीक है, अब हम बारी बारी ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रमोटर्स कहते हैं किसी चीज को तरक्की देने वाला, बढ़ाने वाला। फैसिलिटेटर्स कहते हैं किसी चीज को सहूलत देने वाला, फैसिलिटेट करने वाला। इंस्टिगेटर्स कहते हैं बानी, ठीक है, या मुफसिद जो फसाद डालने वाला हो। ऑर्गेनाइजर कहते हैं इंतजाम करने वाला। और प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं किसी भी चीज का सरगना, हीरो, हामी। यानी जो किसी इसके बारे में हम कह सकते हैं स्पोर्टर, जो किसी भी नजरिए का स्पोर्टर होगा उसको हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं। तो आमतौर पे इसके अंदर जो आंसर होगा दैट विल बी कि बेगम राना लियाकत अली खान वाज द सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट्स। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो हमारे पास ई ऑप्शन होगा। तो आमतौर पे ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जिनमें 4 से ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो गिवन होते हैं और हमने उसके मुताबिक उनका आंसर निकालना होता है।
ओके नेक्स्ट देखते हैं, द टू सिस्टर्स लुक सो डैश दैट इट इज डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर, कि दो सिस्टर्स दोनों इस तरह से। अब देखें ये वो ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो देखने में एक जैसे लग रहे होते हैं। अब देखें सेम का मतलब एक जैसा होना होता है, सिमिलर का मतलब भी एक जैसा होना होता है, आइडेंटिकल का मतलब भी एक जैसा, रिजेंबल का मतलब भी मुशाबिहत करना। लेकिन आमतौर पर जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन करते हैं, तो लोगों के अंदर कंपैरिजन के वक्त, जैसे दो भाइयों के अंदर, दो बहनों के अंदर, ठीक है, दो दोस्तों के अंदर, तो उनके अंदर हम आमतौर पे अलाइक का वर्ड यूज करते हैं। सो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो अलाइक होगा। तो आपने इस तरह के वर्ड्स को भी चूज करना है, देखना है कि जिनमें सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स आ रहे हो तो उनमें से कौन सा सेंटेंस के लिहाज से जो है वो बेहतर होगा। आमतौर पे सिमिलर और आइडेंटिकल जो है वो हम चीज़ों के लिए करते हैं। रिजेंबल वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं जब कुछ चीज़ें मुशाबिहत रखती हैं और कुछ चीज़ें ना रखती हों, ठीक है। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देख। सक्सेस कम्स टू दोज हु आर विजिलेंट। सक्सेस यानी कामयाबी उनकी तरफ आती है हु आर विजिलेंट। विजिलेंट कहते हैं अवेक यानी बेदार होना, होशियार होना, एक्टिव होना। नॉट टू परमिट डैश फ्रॉम द चूजन पाथ। परमिट कहते हैं किसी चीज को इजाजत देना, अलाउ करना। फ्रॉम द चूजन पाथ यानी ऐसा पाथ जो सिलेक्ट हुआ हो। तो इसके अंदर जो है आंसर आएगा डेविएशन। डेविएशन कहते हैं मुड़ने को, मुड़ जाने को, अलग हो जाने को, इनहिराफ को, किसी चीज का अपने रास्ते से पाथ को चेंज होने को, ठीक है। तो सक्सेस आमतौर पे उन लोगों के पास आती है जो एक तो बेदार होते हैं, एक्टिव होते हैं, और दूसरा अपने पाथ से डेविएट नहीं होते, अपने पाथ को चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका मतलब मुजाहमत होता है, रोकना होता है, ठीक है। एलियनेशन है, इसका मतलब बिगाड़ होता है। डिस्ट्रैक्शन है, इसका मतलब किसी चीज से अलहदा हो जाना होता है। तो आमतौर पे पाथ के लिहाज से, चूजन पाथ के लिहाज से चेंज पाथ यानी डेविएशन वाला ही आंसर ठीक होगा। ओके नेक्स्ट इज हिज कंपेनियंस प्रिवेल्ड अपॉन हिम नॉट टू डैश टू वायलेंस, के उसके जो साथी थे, दोस्त थे, उन्होंने उसे तरगीब दी, उसे कन्विंस किया कि वो क्या करे, नॉट टू डैश टू वायलेंस। वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को, यानी उसके साथियों ने उसे ये तरगीब दी कि वो रिसोर्ट ना करे टू द वायलेंस। और रिसोर्ट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज की तरफ मुतवज्जे होना, किसी चीज को इख्तियार करना, एडॉप्ट करना। यानी उसके साथियों ने उसे ये तरगीब दी कि वो वायलेंस को, तशद्दुद को इख्तियार ना करे, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद है नो कंट्री कैन डैश। कोई भी मुल्क नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, पहले हम बाकी सेंटेंस पढ़ लेते हैं। टू प्रैक्टिस, मश्क करने की, अ कांस्टेंट, एक मुसलसल, एक मुस्तकिल, एक फिक्स, रिजिड, सख्त, स्ट्रिक्ट फॉरेन पॉलिसी इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड पावर डायनामिक्स। वर्ल्ड पावर कहते हैं आलमी ताकतों को, यानी जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो पावर्स होती हैं उनके जो एक्शंस हैं। डायनामिक्स कहते हैं एक्शंस को। यानी कोई भी मुल्क जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता एक फिक्स फॉरेन पॉलिसी को आलमी ताकतों की नजर में। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो एनविसेज होगा। एनविसेज, एनविसेज का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। और उसके अंदर जो है उसको फोकस करना, किसी भी चीज पर फोकस करना। यानी कोई भी कंट्री जो है वो सिर्फ जो आलमी ताकतें होती हैं, इंटरनेशनल पावर्स होती हैं, सिर्फ उनकी पॉलिसीज को प्रैक्टिस मुसलसल नहीं कर सकता। अगर उनकी पॉलिसी फिक्स है और वो स्ट्रिक्ट है, वो उस कंट्री के हक में नहीं है, तो वो सिर्फ उस पर फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें देखें ये कुछ मैंने जैसे बताया था कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनके वर्ड्स जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट होंगे, लेकिन देखें ये वीडियो लेक्चर जब आप देखेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी इंग्लिश की वोकैबुलरी के मास्टर हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत सारे नए वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। ओके नेक्स्ट देखते हैं 8th एमसीक्यू। इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट ग्रांट डैश इन हिज केस ही विल बी हैंग्ड शॉर्टली। अगर प्रेसिडेंट जो है नहीं इजाजत देता, अलाउ नहीं करता उसके केस में, तो ही विल बी हैंग्ड शॉर्टली, यानी उसे लटका दिया जाएगा, उसे फांसी दे दी जाएगी। तो प्रेसिडेंट आमतौर पे क्या देता है, देखें ये सारे वर्ड जो हैं ये किसी भी सजा के लिए ही लिए हुए हैं। जैसे फ्रीडम कहते हैं बिल्कुल आज़ाद हो जाना, ठीक है। ग्रेटिट्यूड कहते हैं किसी चीज़ का थैंक्स पे करना, शुक्रिया अदा करना। क्लीमेंसी कहते हैं पोलाइट हो जाना, नरम हो जाना, बिहेवियर का नरम हो जाना, ठीक है। रिलीज कहते हैं किसी चीज़ को छोड़ देना। और पेरोल कहते हैं किसी चीज़ को
किसी भी चीज़ को पैरोल कहते हैं इस शर्त पर रिहा करना कि आइंदा उसका बिहेवियर जो है वो सही रहेगा। तो प्रेसिडेंट हमेशा आपको पता है कि वो ज़मानत नहीं देता। प्रेसिडेंट जो है किसी की सज़ा में नरमी ही कर सकता है, रिलैक्सेशन कर सकता है। तो इसके लिए जो आंसर होगा दैट विल बी क्लीमेंसी। ओके, नेक्स्ट इज आई रिक्वेस्ट यू टू डैश योर क्राइम। दिस इज वेरी सिंपल कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने क्राइम का, आप अपने जुर्म का एतराफ़ कर लें। और एतराफ़ करने का जो इंग्लिश में मतलब होता है उसको हम कहते हैं कॉन्फेस करना, यानी आप एक्सेप्ट कर लें कि आपने ये क्राइम किया था। द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर। ये मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर वीडियो में बताया, इसी वीडियो में ही पिछले एमसीक्यूज में बताया है कि जब भी गुड बिहेवियर, अच्छे रवैये की वजह से जो जमानत होती है उसको हम बेल नहीं कहते बल्कि उसको हम पे रोल कहते हैं। सो पे रोल वर्ड आप देखें, एक नया वर्ड आपने याद कर लिया। पे रोल कहते हैं किसी भी शख्स को इस शर्त पर रिहा करना कि उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा रहे। Okay, next is he was dash on meeting his boss yesterday only. He was keen on meeting his boss. Keen कहते हैं किसी चीज का शाइक होना, शौक रखना, दिलचस्प रखना, इंटरेस्ट रखना। So he was not determined. Determined तो तब होता है ना जब एक काम होना हो, श्योर भी तब होता है, डिसाइडेड भी तब होता है। बट इंटरेस्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज में इंटरेस्ट रखना। ठीक है, तो वो अपने बॉस से मीटिंग के लिए जो है वो कल जो है इंटरेस्ट रखता था। ठीक है, वी मस्ट डैश द टिकट्स फॉर मूवी इन एडवांस। बहुत ही सिंपल है कि हमें टिकट्स मूवी के लिए एडवांस में क्या कर लेने चाहिए, बाय, यानी खरीद लेने चाहिए। वी मस्ट बाय। जब भी कोई चीज़ एडवांस में टिकट्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है तो बाय का वर्ड ही आता है। तो ये देखें, ये सिंपल सेंटेंस है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। फिर सिंपल सेंटेंस और डिफिकल्ट सेंटेंस, उनमें से ऑप्शंस भी आगे डिफिकल्ट भी हो सकते हैं और सिंपल। Okay, next is the stenographer is very efficient. He is dash to his firm. स्टेनोग्राफर कहते हैं आमतौर पे जो टाइपिंग से रिलेटेड और क्लरिकल वर्क कर रहा होता है। एफिशिएंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ही इज डैश टू हिज फर्म। फर्म आमतौर पे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्ड यूज होता है। तो वो क्या है अपने अपने फर्म के लिए। क्रेडिट कहते हैं किसी चीज़ को जमा होना, यानी एक जमा पूंजी जो होती है किसी चीज़ की। ब्लेसिंग कहते हैं रहमत, और एसेट कहते हैं असासे को। तो यहाँ पे जो वर्ड सूटेबल है वो असासा है। जैसे जो कीमती लोग होते हैं वो अपने घर का, अपनी कंपनी का, अपने एरिया का सरमाया होते हैं, एसेट होते हैं। ठीक है, और बून कहते हैं, बून वर्ड जो है इसका मतलब होता है किसी चीज का अतिया कर देना। ठीक है, ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। हिज डेथ इज अ ग्रेट ब्लो, मोस्ट टेरिबल टू। ब्लो कहते हैं ऐसा हादसा जो अचानक हो, सडन इंसिडेंट, यानी सडन एक्सीडेंट जो होता है अचानक, जिसका इंसान जिसके लिहाज से रेडी ना हो, उसको हम ब्लो कहते हैं। और मोस्ट टेरिबल टू डैश, यानी उसका जो वो जो उसकी वफात है वो इतना बड़ा हादसा है कि उसको बेयर करना भी बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है। दैट फील्स मोस्ट टेरिबल टू बेयर। किसी हादसे को इंसान बाज़-औक़ात ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाता। सो दैट इज़ मोस्ट टेरिबल टू बेयर। बेयर कहते हैं जिससे खौफ आए, जिससे डर पैदा हो जाए, यानी उसको बर्दाश्त करने की उस इंसान में हिम्मत ना हो। Okay, the music for film was dash by नशाद। सो आमतौर पे म्यूजिक के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कंपोज का होता है, यानी जिसकी धुन बनाई जाए उसके लिए हम कंपोज कहते हैं। किसी चीज को धुन बनाना, किसी चीज को इस तरह से सेट करना कि वो उसकी लय के साथ जो है वो एडजस्ट हो जाए। सो दैट इज वेरी सिंपल, आमतौर पे डेली लाइफ में यूज होती है ये टर्म। ओके, यहाँ से ऐसे एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं जो दो ऑप्शंस वाले हैं, यानी जिनमें डबल ब्लैंक्स आ रहे हैं। दो जगह पर फिलिंग दी ब्लैंक्स होंगे और आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ एक ब्लैंक को नहीं डिसाइड करना कि अच्छा अगर एक ब्लैंक में एक एमसीक्यू का ऑप्शन फिट आ रहा है तो दूसरे में जो है आप बगैर देखे जो है उसको टिक लगा दें। तो आपने देखना है कि दोनों वर्ड्स कहाँ पर फिट आ रहे हैं। ओनली वन डैश फेल्ड द पुलिस रिसोर्टेड टू, यानी जब एक चीज नाकाम हो गई तो पुलिस ने फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें आना था, ये चीज इसमें आएगी कि ओनली व्हेन परसुएशंस फेल्ड द पुलिस रिसोर्टेड टू डैश। परसुएशन कहते हैं किसी चीज की तरगीब देना, किसी चीज के लिए उकसाना, यानी जब भी हम किसी चीज को कन्विंस करते हैं किसी को
तो फिर जब वो फेल हो गई तो फिर पुलिस ने जो है वो क्या स्टार्ट की, फोर्स करना, यानी पावर को जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो जैसे आमतौर पे होता है कि पुलिस पहले आराम से एक मामले को हैंडल करती है और जब वो आराम से नहीं होता तो फिर वो फोर्स या पावर जो है उसको स्टार्ट करती है। ठीक है, ये फर्स्ट एमसीक्यू भी हमें यहाँ पर कुछ हद तक जो है वो सिमिलर लगता है, लेकिन आपने इससे नहीं करना। एफर्ट्स का मतलब जो है किसी भी तरह की कोशिश के लिए यूज होता है, और पावर में भी कोई भी एक जनरल टर्म आ जाती है। तो परसुएशन एक ऐसी एफर्ट होती है जिसमें हम किसी को कह कर बोल कर कन्विंस करते हैं, और फोर्स में हम बाय हैंड जो है उसको रोकते हैं। ओके, आई हैव द मेमोरी ऑफ माई फादर टू डैश नाउ बट माई फेथ इन हिम हैज नेवर बीन डैश। यानी मेरे पास जो मेमोरी है मेरे फादर की, वो किस चीज़ की मेमोरी है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सूटेबल है कि मेरे पास जो फादर के लव की मेमोरी है वो अभी तक है, बट मेरा जो उन पर बिलीव है वो जो है अभी तक शेक नहीं हुआ, यानी वो ख़त्म नहीं हुआ। मेरा बिलीफ उन पर अभी भी, उनकी जो बातें हैं, उनके जो कॉल हैं, उन पर अभी भी मौजूद है। ये सेंटेंस कुछ इस तरह के लिए लिखा हुआ है जैसे किसी के फादर पास ऑन हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मेरे पास उनके लव की मेमोरी है, मेरे पास उनके ट्रुथ की मेमोरी है, मेरे पास उनकी लॉयल्टी की, ऑनेस्टी की मेमोरी है, हार्ड वर्किंग की मेमोरी है, बट माई फेथ हैज़ नेवर बीन शेकन। यानी मेरा फेथ जो है वो अभी भी उतना ही है, लेकिन लव की जो है मेरे पास सिर्फ अब मेमोरी रह चुकी है। Okay, next is insurance companies are perfectly dash off. इंश्योरेंस कंपनीज आप बहुत फेमिलियर हैं, आमतौर पे बहुत सारी इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ कन्वेंस, इन टर्म्स ऑफ हाउस एंड डिफरेंट अदर्स एंड लोन्स वगैरह वगैरह। दे आर परफेक्टली डैश ऑफ द ग्रीड, तो वो ग्रीड कहते हैं लालच को। ठीक है, तो मतलब इंश्योरेंस कंपनीज क्या है लालच से अवेयर, इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक बनता है। अवेयर का मतलब है कि वो बाखबर है किसी चीज के बारे में, पहले से पता होना। सम पीपल शो इन फेकिंग इलनेस, फेकिंग कहते हैं झूठ का, गलत का, यानी कुछ लोग जो है वो कोर्ट से बड़े एजेस लेने के लिए, बिग सेटलमेंट्स लेने के लिए आमतौर पे फेक जो है डॉक्यूमेंट शो करते हैं, इलनेस के या कन्विंस के या किसी भी और चीज के, तो वो फेकिंग होता है सारा। तो इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी तरह से उस चीज से अवेयर होती हैं कि कौन सा शख्स जो है किसको वाकई में रियल में उस चीज की जरूरत है और कौन सा जो शख्स है वो फेक है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें देखें और कोई भी चीज नहीं आ सकती। इन्फॉर्म्ड कहते हैं किसी चीज की इतला की जाए, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह कॉन्शियस कहते हैं किसी चीज से पहले से बाखबर रहना, लेकिन फिर आगे सीरियस का मतलब होता है शदीद। तो इलनेस सीरियस तो नहीं होती बल्कि फेक ही होती है, तो ये वाला ऑप्शन ही इसमें ठीक। Okay, next is the dash imposed for non-payment was to dash for it to bring in improvement in the collection. तो इसमें जो नॉन पेमेंट कहते हैं जब किसी चीज की अदायगी ना की जाए, जैसे बिल ना अदा किया जाए, फाइन ना पे किया जाए, चालान ना पे किया जाए, तो उसके लिए क्या चीज होती है, उसके लिए जो टर्म इम्पोज होती है उसको हम पेनल्टी कहते हैं। पेनल्टी कहते हैं जब कोई चीज हम फॉलो ना कर रहे हो तो उसके लिए जो सजा मिलती है उसको हम पेनल्टी कहते हैं। जैसे फुटबॉल के अंदर जो है एक प्लेयर जो है कोई रूल को ब्रेक कर रहा हो तो फिर ऑपोजिट टीम को जो है वो एक पेनल्टी उस टीम को पेनल्टी पड़ती है और ऑपोजिट टीम को एक फेवर मिलती है, तो उसको हम सजा कहते हैं। ठीक है, एंड दिस वाज टू लो, लो का मतलब है ये इतनी कम थी जो एक एक्स्ट्रा फाइन या सजा मिली पेमेंट ना करने की वजह से, ये इतनी कम थी कि उससे जो है वो इम्प्रूवमेंट ना आ सकी कलेक्शन में। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो बाकी वर्ड्स भी आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे यहाँ पे टॉल का वर्ड है, एक और वर्ड है, ये कहते हैं आमतौर पे जो रास्ते का जो, जैसे जिसे हम टोल प्लाजा भी कहते हैं, आमतौर पे एक ऐसा प्लाजा होता है जो रास्ते का जो है वो टैक्स लेता है जब आप उस रास्ते पे सफर करते हैं, और बाकी चीजें भी जो है वो सूटेबल वर्ड्स जो है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट डैश टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट विल बी डैश टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पे जो वर्ड सूटेबल लगता है वो स्ट्रेटेजी लगता है। स्ट्रेटेजी कहते हैं किसी चीज की जब हम प्लान बनाते हैं, यानी ऐसा प्लान जो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए, दैट विल बी कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट कहते हैं इसका बहुत हद तक इम्कान होना, यानी ये बहुत ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है होगा ये काम, और इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ऑन द एफर्ट्स टू रेज द प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इसका इम्कान है
कि जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेटजीज की जाएंगी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस था, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द टीचर टोल्ड हामिद यू शुड डैश दिस पैराग्राफ। तो टीचर ने हामिद से कहा कि तुम्हें इस पैराग्राफ को कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? टू मेक द एसे मोर डैश। अब देखें टीचर जो है उसको ये नहीं, अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि एक्सपंज, एक्सपंज कहते हैं काट देना, और विटी कहते हैं तेज को, शार्प को। तो ये कुछ सेंटेंस बनता नहीं है कि ऐसे पैराग्राफ को काटा जाए तो ऐसे शार्प हो जाए। दैट्स नॉट सूटेबल वर्ड, शार्प। एनलार्ज कहते हैं किसी चीज को बढ़ाना, और पॉइग्नेंट कहते हैं तकलीफ दे या पेनफुल। तो ये भी एक जो है वर्ड सूटेबल नहीं बनता कि अगर पैराग्राफ को बढ़ाया जाए तो ऐसे पॉइग्नेंट हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। डिलीट कहते हैं किसी चीज को मिटाना, और ससिंक्ट कहते हैं मुख्तसर, शॉर्ट, ब्रीफ। तो ये चीज बड़ा सिंपल और रेलिवेंट बनती है कि जब हम पैराग्राफ को डिलीट करते हैं तो जो ऐसे है वो और ब्रीफ हो जाता है। तो ये आंसर होगा कि टीचर ने हामिद से कहा कि आप इस पैराग्राफ को डिलीट कर दें ताकि ऐसे जो है वो और अच्छा, उसके बाद देखें द हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रिएटेड अ क्लाइमेट ऑफ डैश एंड इनकरेज डैश। तो ये जो हॉट ट्रॉपिकल कहते हैं जमीन के ऊपर ऐसे एरियाज, अगर हम अर्थ का एरिया बनाएं तो ये अर्थ इस तरह से बनती है, और ये जो अर्थ के सेंटर पे जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, खते इस्तवा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। और इस इक्वेटर के पास वाले जो एरियाज होते हैं इनको हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं, और ये बड़े गर्म होते हैं क्योंकि ये इस जगह पर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आमतौर पे हॉट क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा सुस्ती हो जाती है, और जो है उससे लोग जो है जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा दिन में सोना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए ये वाला आंसर होगा लेसीट्यूड। लेसीट्यूड का मतलब होता है सुस्ती, और ड्राउजीनेस कहते हैं सुस्ती की वजह से जो ऊंघ आती है, जो नींद आती है। तो इस हॉट क्लाइमेट की वजह से जो सुस्ती है वो बहुत ज्यादा हो गई, लोग इनएक्टिव हो गए, और उससे जो है वो बहुत ज्यादा ऊँघने लग गई, यानी नींद की कैफियत पैदा। वी आर डैश टू हैव हिम हेयर। वी आर आम तो बहुत सिंपल है ये, वी आर प्लीज टू हैव हिम ओवर हेयर, यानी यहाँ पे प्लीज कहते हैं बहुत ज्यादा खुश होना किसी चीज के आने पर, टू मेक दिस फंक्शन अ ग्रेट सक्सेस, और ओवर जो है ये एक प्रेपोजिशन है, आमतौर पे यहाँ पे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए बन रहा है। तो हम बहुत खुश हैं कि वो यहाँ पर हैं और उन्होंने जो है इस फंक्शन को बहुत ज्यादा कामयाब किया है। ये सेंटेंस आमतौर पर हम उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी मेहमान खसूसी को या किसी ग्रेट पर्सनैलिटी को किसी सेरेमनी पर इन्वाइट करते हैं, और तब हम इंग्लिश में सेंटेंस बोल सकते हैं वी आर प्लीज टू हैव हिम ओवर हियर, कि हम बहुत खुश हैं कि वो यहाँ पर हैं और उन्होंने इस तकरीब को बहुत ज्यादा कामयाब। ओके, नेक्स्ट इज बेब डिक्ट्रिक्सन was a fantastic athlete who was outstanding in every athletic dash act she undertook। she undertook का मतलब है कि ये किसी की सेंटेंस के हवाले से कहा हुआ है। उसने कहा कि बेब डिक्ट्रिक्सन जो थे वो एक बहुत शानदार एथलीट थे, जो बहुत ज्यादा जो है इसमें बताया हुआ है कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थे हर एथलेटिक डैश में। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ये आएगा अपेरेंटली। अपेरेंटली कहते हैं जाहिरन भी, यानी देखने में भी वो बहुत शानदार, अगर हम उनकी गेम देखें, उनके प्ले को देखें तो वो बहुत शानदार एथलीट थे, और वो हर एथलेटिक एंडिवियर कहते हैं मुकाबला, कंपटीशन। तो आमतौर पे वो हर मुकाबले में भी बहुत ज्यादा जो है वो शानदार जो है स्किल को शो करते थे। तो ये उन्होंने He was convinced that people driven by dash motives, यानी इसमें जो सेंटेंस आएगा वो अल्टीरियर का आएगा। अल्टीरियर कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्विंस हो चुका था कि लोग जो है वो आम तौर पे ऐसे मोटिव्स की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो अल्टीरियर होते हैं। अल्टीरियर कहते हैं जो जाहिरन कुछ और हो और अंदर कुछ और हो, यानी ऐसे मोटिव्स आमतौर पे कोई आकर आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करे और बातों में कुछ और हो और एक्चुअल में कुछ और हो, तो ऐसे मोटिव्स को अल्टीरियर कहते हैं। दैट ही बिलीव देयर वाज नो सच थिंग एज अ प्योरली सेल्फलेस एक्ट। सेल्फलेस कहते हैं जिसमें बेलॉस एक्ट हो, यानी वो बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गया था कि लोग जो है वो आसानी से खींचे चले जाते हैं अल्टीरियर मोटिव्स की तरफ, जो एक्चुअल में कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं, और ऐसा कुछ जो है वो सेल्फलेस एक्ट नहीं होता, यानी वो खुद गर्जी का कोई आंसर नहीं होता, बल्कि वो बेलॉस जो है ऐसा काम। ये यहाँ से जो है यहाँ से प्रीपोजिशंस के लिए सेंटेंस कॉम्प्लीशन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले डैश बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज थॉरोली ऑनेस्ट। बीइंग हार्ड वर्किंग
यहाँ पर आएगा along with, यानी इसके साथ साथ। along with का मतलब होता है के साथ साथ, यानी हार्ड वर्किंग के साथ साथ वो ऑनेस्ट भी है। सो दिस ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, लेट अस बिगिन डैश अ न्यू चैप्टर। तो इसमें विद आएगा। देखिए ये प्रेपोजिशंस हैं, इसमें आपने सूटेबल वर्ड को देखना है। बाय का मतलब से होता है, फ्रॉम भी से होता है, ऑन पर होता है, विद का मतलब साथ होता है, यानी आओ मिलकर एक नए चैप्टर से, एक नई चीज से आगाज कर। शी हैज डिफरेंट अफेक्शन फॉर मी। अफेक्शन कहते हैं लव, ठीक है, किसी चीज के लिए जो है अच्छा सोचना, किसी चीज के लिए मुखलिस होना, लॉयल होना, शफीक होना। फॉर मी यानी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शफीक है। राहीला इज डैश पोलाइट दैट एवरीवन लाइक्स हर। ठीक है, यहाँ पे मच नहीं आ सकता, ज्यादा नहीं आ सकता, सो आएगा। सो का मतलब होता है इतना। सो आमतौर पे दो तरह से यूज होता है। सो का मतलब बहुत भी होता है, जैसे हम कहते हैं ही इज सो क्यूट, ठीक है, वो बहुत प्यारा है। और इसी तरह सो इतने के लिए भी यूज होता है, सो पोलाइट, यानी राहिला इतनी शाइस्ता है, इतनी नरम मिजाज है कि हर शख्स उसको पसंद करता है। ओके, दिस एमसीक्यू डैश ड्यूटी कॉल्स वी मस्ट ओबे। ड्यूटी कॉल्स यानी जब ड्यूटी के लिए कोई कॉल आए या उसका टाइम हो तो हमें उसको ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उसको जो है पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए, वक्त पर अदा करना चाहिए। तो इसके लिए व्हेन का वर्ड यूज होगा, यानी जब ड्यूटी का टाइम हो तो हमें उसको ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दिस वॉज ऑल लेक्चर अबाउट सेंटेंस कंप्लीशन। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि आपने सेंटेंसेस को रेलिवेंट वर्ड्स के साथ कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस किए हैं और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। आई होप सो यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। काइंडली डू सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज आपका जो सिंगल क्लिक है वो शायद आपके लिए इतना बड़ा वैल्यूएबल ना हो, बट दैट विल encourage us a lot. So kindly subscribe the channel and click the bell icon and stay with us for upcoming updates and lectures. Okay, thank you so much. We will move on with the next lecture in the future.